Good morning, friends. Good morning, everyone. This is the lecture Relation and Functions 3B. I have recorded lectures Relation and Functions 3A and I have uploaded that on my YouTube channel Quality Mathematics by Avinash Kumar. You can visit the playlist Relation and Functions. There you will find the lectures of Relation and Functions 3A. In lecture 3A, I have dealt with counting of equivalence relations. For that, I have taught partitions, what is partitions, and how partitions are counted. And after that, I have written a $1 million statement that total number of equivalence relations are nothing but total number of partitions. और हमने पार्टीशंस को क्रिएट करने की एक थ्योरी दिया है बेल नंबर फाइंड करने की. उसके बाद मैंने एक ट्रिक सिखाया है, आप जरूर देखना. वो लेक्चर सिर्फ 1 घंटा का है बिकॉज वो लेक्चर काफी हेक्टिक हो जाएगा. क्योंकि मेरे को पता है आप 1 घंटा देखोगे आपका माइंड उब जाएगा बिकॉज हाई लेवल इमेजिनेशंस का रिक्वायरमेंट है उस लेक्चर को समझने के लिए. और ये लेक्चर जो मैं कराने जा रहा हूँ इसमें भी हम काउंटिंग ऑफ रिलेशन ही है, लेकिन इसमें काउंटिंग ऑफ रिलेशंस में इसमें हम रेस्ट ऑफ रिलेशंस को काउंट करेंगे. इसमें सिंपल पीएनसी यूज है, कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है. बट ये भी काफी हेक्टिक होने जा रहा है, बट उससे थोड़ी आसान है. तो ये लेक्चर 3A और 3B मिला के लगभग 1 घंटा 50 से 55 मिनट का लेक्चर होता है, जिसमें 1 घंटा का दे दिया हूं मैं, और अबाउट 1 आवर्स मैं इसमें भी लेके अपलोड कर दूंगा. माय फ्रेंड्स, तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रिवाइज कराना चाह रहा हूँ. क्या रिवाइज कराना चाह रहा हूँ? माय फ्रेंड्स, जब मैं रिलेशन शुरू करा था तो मैं आपको बताया था रिलेशन 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 फ्रॉम सेट A to set B is nothing but subset of cross product of A and B. That is, R is subset of A cross B. इसका मतलब हुआ R is relation from set A to set B. My friends, अगर रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B है तब तो ये लिखते हैं. अगर ऐसा रहे रिलेशन ऑन सेट A, रिलेशन ऑन सेट A, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशन ऑन सेट A का मतलब होता है R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A. ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, लिखाया है अच्छे से. आप रिलेशंस के लेक्चर्स को देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ए, आपकी पूरी क्लियरेंस आ जाएगी. रिलेशन फ्रॉम सेट A to set B is nothing but a cross product of set A and set B, and relation on set A is nothing but it's a subset of cross product of A with itself. My friends, अभी जो मैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस काउंट करने जा रहा हूं उसमें हम इस सेट पे सीखेंगे, बाकी हम अप्लाई कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है. इस सेट पे सीखेंगे, अप्लाई अपन कहीं भी कर सकते हैं. आर यू ओके? ऑलराइट, शुरू करते हैं. ठीक है, शुरू करते हैं सर. शुरू करिए सर. शुरू करते हैं. सबसे पहले देखिए, ध्यान से आपको लिखना है, केवल जो मैं लिखा रहा हूं उसको लिखना है. जब मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है. क्या लिखा रहा हूं? लेट A equals to
A1 A2 A3 डॉट 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 AN ठीक है, ये है, हमने ऐसा लेट करा है। ठीक, हमने क्या करा है, ऐसा लेट करा है। हम जानते हैं देन relation R on A will be R सबसेट होगा A क्रॉस A का। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो भाई A क्रॉस A दिखता कैसा है? अब हम A क्रॉस A को थोड़ी हम पोस्टमार्टम करें। ठीक है, एक्चुअली मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में इसकी पोस्टमार्टम अच्छे से किए रहते हैं। जो भी मैं लिखाने जा रहा हूँ वो वहां पे भी मैं करूंगा, लेकिन अभी तो सेट के रूप में मैंने बस 2 ही लेक्चर्स को अपलोड करा है। अभी 4 लेक्चर्स 5 लेक्चर्स उसमें और आने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं आने वाली है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। देखो A क्रॉस A, A क्रॉस A, A क्रॉस A मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखने जा रहा हूँ मैं? A क्रॉस A। ठीक है, क्या लिखने जा रहा हूँ मैं? माय फ्रेंड्स, क्या लिखने जा रहा हूँ? A क्रॉस A लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, A क्रॉस A का एलिमेंट लिखो। A क्रॉस A का एलिमेंट क्या होगा? A1 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 A2 A1 A3 डॉट 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 डॉट। बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? A1 AN। इसी प्रकार दूसरा रो में क्या आ जाएगा? A2 A1। सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। A2 A1 A2 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 A3 डॉट 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 A2 AN। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे? AN A1 AN A2 AN A3 डॉट 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 AN 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 AN। ठीक है, ये A क्रॉस A के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ना अपन कुछ चीजें इससे ऑब्जर्व करके यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है, हम हर रो में इस रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या था? A1 A1, सेकेंड रो में A2 A2, ऐसे थर्ड रो में A3 A3, फोर्थ में A4 A4, 5 में A5 A5, ऐसे करके चलते चलते AN में AN, AN। ठीक है,
तो इसको ना अपन क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, एक मतलब इसको थोड़ा घेर लेते हैं, कुछ ऐसे ही डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के डायगोनल वाले एलिमेंट है। कौन वाले एलिमेंट है, डायगोनल वाले एलिमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल वाले एलिमेंट बोलते हैं। माय फ्रेंड्स, ठीक है, इस डायगोनल वाले एलिमेंट के लिए ना मैं एक बॉक्स यूज कर रहा हूं, ठीक है। फॉर ये जो बॉक्स में यूज कर रहा हूं ना, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ये बॉक्स जो मैं यूज कर रहा हूं वो मैं डायगोनल एलिमेंट्स के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये nth एलिमेंट है। और ये nth एलिमेंट है, ठीक है। ये डायगोनल वाले एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है, ये डायगोनल वाले एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो शेप है ना कुछ, ये स्क्वायर कट शेप है, बिकॉज एन एलिमेंट इसके लेंथ पे भी लाइक कर रहा है, एन एलिमेंट इसके ब्रेथ पर भी लाइक कर रहा है। ये ना कुछ ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, A11, ठीक है। देखो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को अपन क्या करते हैं, इस स्क्वायर को और कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। इस पे एलिमेंट होंगे, अब यहां से एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है डायगोनल पे, एक ये है, फिर ऐसे करके चलते चलते एक एलिमेंट यहां है, ठीक है। समझ रहे बात को, ये nth एलिमेंट है, ठीक है। ये तो गया डायगोनल की कहानी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ये कौन सा था, A11 से शुरू हो रहा था, खत्म कहां पे हुआ है, A
एन एन पे, ठीक है। ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए ए n-1 through nth column, ये फर्स्ट रो, ये ऐसे नहीं लिखेगा, ये सीधा इसको ऐसे लिखिए, कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा ए n-1 एंड एन, ठीक है, ठीक है। और इसको आप यहां से ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। इसमें भी अपना एलिमेंट है, ए यहां से शुरू हुआ है, कुछ यहाँ पे एलिमेंट होगा, फिर यहाँ पे एलिमेंट था। अभी मैं मतलब एक बार खींच लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ मैं कौन एलिमेंट कहाँ लिखा हूँ। ये हो जाएगा ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये कौन सा है, ए nth रो n-1th कॉलम, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो इसमें जो ये जो ए क्रॉस ए का एलिमेंट इसमें जो मैंने लिखा है, कुछ इसी में इसी का ना कार्बन कॉपी हुआ है, बस इसमें एलिमेंट का नाम दिया हूं, इसमें केवल मैं शेप का बात करा हूं और पोजीशन बताया हूं कि कौन एलिमेंट कहां पे होगा, ठीक है। इस पूरे पिक्चर को ना दिमाग में आप एकदम बैठा लीजिए, तभी आप रिलेशंस को की काउंटिंग कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूजन होगा। अब जो समझने की चीज है यहाँ पे, आपको क्या यहाँ पे समझने की चीज है, समझने की क्या चीज है, देखो इसमें n एलिमेंट्स हैं अलोंग द लेंथ, अब ब्रेथ में भी n एलिमेंट्स है, तो n एलिमेंट्स लेंथ पे है, मतलब इसका लेंथ कितना मान लिया हम n यूनिट्स, और n एलिमेंट्स इसके ब्रेथ पे है, इसलिए इसका ब्रेथ कितना है n यूनिट्स, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का एरिया कितना हो गया n स्क्वायर, मींस टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया इसके n स्क्वायर हो गया। तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स का कैपिटल नाम रख देते हैं ए बी सी एंड डी। ये जो बॉक्स है माय फ्रेंड्स, ये बॉक्स तो इसी का कार्बन कॉपी है, इसका भी नाम नेमिंग ऐसे ही कर देते हैं जैसे उसका नेमिंग है। ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। माय फ्रेंड्स, इसी ए बी सी डी का ना वो क्या है, कार्बन कॉपी है। माय फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखते हैं, फिर हम शुरू करेंगे चैप्टर्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये लिख रहे हैं कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, n स्क्वायर है। इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ रेड पेन से लिखता हूँ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स इक्वल्स टू n स्क्वायर, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स ऑन डायगोनल,
टोटल एलिमेंट्स n ऑन डायगोनल। डायगोनल टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? डायगोनल दिस ऐसे लिखो टोटल एलिमेंट्स ऑन, टोटल एलिमेंट्स ऑन diagonal, diagonal, diagonal इक्वल्स टू n। टोटल एलिमेंट्स ऑन डायगोनल कितना है? n है। देखो कैसे n है, बिकॉज फर्स्ट रो में भी एक एलिमेंट है, सेकंड में भी, ऐसे थर्ड में, ऐसे nth रो में भी, हर रो में एक एलिमेंट है और इसी ऑर्डर में है। तो फर्स्ट A11 से लेके ANN तक कितने एलिमेंट हो गए? n एलिमेंट्स हो गए। तो टोटल एलिमेंट्स इस पूरे स्क्वायर में कितने हैं? n स्क्वायर। टोटल एलिमेंट्स ऑन डायगोनल ओनली, सिर्फ डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। वही चीज मैंने लिखा है, ये लिखा है, पहला लिखा है टोटल एलिमेंट्स इक्वल्स टू n स्क्वायर, टोटल एलिमेंट्स ऑन डायगोनल n है। तीसरा टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स ये डायगोनल के जस्ट ऊपर कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स डायगोनल के जस्ट नीचे नहीं, मतलब डायगोनल के ऊपर जो है वो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, डायगोनल के नीचे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? n स्क्वायर। डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स हैं? n। तो बचे कितने? n स्क्वायर माइनस के n। चूंकि स्क्वायर है, हम जानते हैं स्क्वायर क्या करता है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होता है वो स्क्वायर के दो इक्वल ट्रायंगल में कट करते हैं। जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, क्या है ये? स्क्वायर, क्या ये? स्क्वायर है। तो ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है। ये एक स्क्वायर है ए, ये एक स्क्वायर है बी, ये एक स्क्वायर है सी, ये एक स्क्वायर है डी। ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी है। तो इस स्क्वायर में ए बी सी डी में एसी क्या है? डायगोनल है। हम जानते हैं डायगोनल ये वाले, ये एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल एसी डी है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कन्ग्रुएंट है। 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 तो डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड्स स्क्वायर इनटू टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल एक दूसरे को ढक देगा। तो सिमेट्री है, कहने का मतलब सिमेट्री है। डायगोनल के अबाउट क्या होता है? स्क्वायर का सिमेट्री होता है, ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है टोटल एलिमेंट अपने पास n स्क्वायर है, डायगोनल पे n है, तो बचा कितना? n स्क्वायर माइनस n। समझने वाली बात ये है कि डायगोनल के जितने ऊपर एलिमेंट होंगे उतने ही नीचे एलिमेंट होंगे। तो टोटल एलिमेंट n स्क्वायर था, डायगोनल पे n था, तो बचा कितना? n स्क्वायर माइनस n। ऊपर कितने मान लेते? ऊपर x था, तो नीचे के भी कितने होंगे? x। तो टोटल कितने होंगे? 2x। और ये 2x बराबर कितना है? n स्क्वायर माइनस n।
दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n बाय 2। माय फ्रेंड्स, इसका मतलब आप क्या समझते हो? इसका मतलब ये हो गया कि इस डायगोनल के ऊपर भी कितने एलिमेंट हैं? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, और इस डायगोनल के नीचे भी कितने एलिमेंट्स हैं? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 है। तो इसको मैं लिख लेता हूं फटाफट। टोटल एलिमेंट्स TOTAL, टोटल एलिमेंट्स इन अपर डायगोनल, अपर ट्रायंगल, सॉरी, टोटल एलिमेंट्स above the total elements above and below the diagonal are same, total elements above and below the diagonal are same, and इसकी वैल्यू कितनी है? and same and its value is n square माइनस n अपॉन 2 है। इसकी वैल्यू कितनी है? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। इसकी वैल्यू कितनी है? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 है। Total elements above and below the diagonal are same and its value is n square minus n upon 2 है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया अपना एलिमेंट्स की पूरी अपना पोस्टमार्टम कर दिए कि ए क्रॉस ए में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? n स्क्वायर होते हैं। डायगोनल पे कितने एलिमेंट होते हैं? n। तो बचा कितना? n स्क्वायर माइनस n। अब बचा एलिमेंट में डायगोनल के जितना नीचे एलिमेंट होता है उतना ऊपर एलिमेंट होता है। मान लिया कि ऊपर में x एलिमेंट है तो नीचे भी कितना होगा? x एलिमेंट। और ये x प्लस x कितना के बराबर है? n स्क्वायर माइनस n के। इसलिए x इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो इस वही चीज मैंने तीसरा पॉइंट वही लिखा है कि टोटल एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द डायगोनल आर सेम एंड इट्स वैल्यू इज n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 इच लिख देते हैं ताकि और कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाए। इच। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अपन जा रहे हैं क्या काम करने के लिए? क्या करने जा रहे हैं? काउंट करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन का। एक चीज और देख लीजिए, मैं ना डायगोनल वाला एलिमेंट्स को दिखाने के लिए ये वाला बॉक्स यूज करेंगे, और जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स है उसको दिखाने के लिए इसे थोड़ा बड़ा बॉक्स यूज करेंगे। ठीक है, कुछ इस वैरायटी का बड़ा बॉक्स ऐसे ऐसे वाला यूज करूंगा। आप ये सोच लेना, ऐसे ऐसे बड़ा वाला लंबा वाला बॉक्स यूज करूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे वाला बॉक्स यूज करूंगा। दो बॉक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से लेके ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है, यहां से जो ऊपर में रेड में मैं घेरा हुआ हूं, इसमें कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट्स है। और ये डायगोनल को दर्शा रहा है। और नीचे में जो ब्लू में मैं घेर रहा हूं, ये जो ब्लू में मैं घेर रहा हूं, ये ब्लू में जो घेर रहा है
ये जो मैं ब्लू में घेरा हुआ है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। ये मैं दर्शा रहा हूं डायगोनल के ऊपर वाली या डायगोनल के नीचे वाली। अब आते हैं रिलेशन पे। देखो रिलेशन में क्या होता है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अब देखो A1 A2 या A2 A1, ठीक है। A1 A2 बोलो या A2 A1 बोलो, दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि रिलेशन सेम रिलेशन का एलिमेंट है, ठीक है। इसी प्रकार A1 A3 A3 A1, मतलब हमें ना जब रिलेशन को काउंट करने की बात आएगी तो चॉइसेज की जब हम बात करेंगे ना, चॉइसेज की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि एलिमेंट्स, मतलब कौन कौन एलिमेंट्स। एक ये आइडेंटिटी रिलेशन का काम कर जाएगा, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स बैठा हुआ है दैट इज द आइडेंटिटी रिलेशन। और क्या है आइडेंटिटी रिलेशन? अब मान लो सिमेट्रिक रिलेशन हमको दिखाना है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, A1 A2 आए तो A2 A1 भी आनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये दोनों सेम हो जाएगी, ठीक है। A1 A3 आए तो A3 A1 भी आनी चाहिए। मतलब या तो ऊपर वाले से बात कर लो या तो नीचे वाले से बात कर लो। हम चाहे ऊपर वाली से बात करो या नीचे वाली से बात करो, एलिमेंट तो दोनों में n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 ही होगा। अब अपन चलते हैं उसको डील करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें मैंने एलिमेंट लिखा है, इसी का कार्बन कॉपी इस पे छापा हुआ है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हम ऐसे बोलेंगे कि यार यहाँ पे ये एलिमेंट लिखा हुआ था, यहाँ पे ये एलिमेंट लिखा हुआ था, ठीक है। और आप समझ जाइएगा कि वहां पे वही एलिमेंट लिखा हुआ है। जैसे A12 है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, A13। जैसे यहाँ पे A22 है, यहाँ पे A23 है, यहाँ पे A31 है, A32 है, ये हो जाएगा A33 है, यहाँ पे हो जाएगा A33। बुझली? AN1 है यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं रिलेशन को काउंट करना। ठीक है, पहला रिलेशन अपन ने क्या सीखा था? आइडेंटिटी रिलेशन। आप पहला पॉइंट लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिलियन डॉलर स्टेटमेंट। आइडेंटिटी रिलेशंस, किसी भी रिलेशन, जब भी रिलेशंस की बात उठेगी तो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज वन। टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज वन। इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, number of identity relation, number of identity relation, identity relation, number of identity relation on any set, on any set, on any set of any cardinality, of any cardinality, of any cardinality will be always one, will be always, always one। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आइडेंटिटी रिलेशन यूनिक रिलेशन है, मतलब इसकी हमेशा संख्या एक ही होगी, एक ही एग्जिस्ट करेगा, इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशंस, लेकिन डायगोनल पे सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना, ये आइडेंटिटी रिलेशंस को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, दूसरी आ जाते हैं नंबर ऑफ, इसको रेड पेन से लिखते हैं। ठीक है, रेड पेन से नहीं, कोई और कलर से लिखते हैं, ब्लू से लिखते हैं। नंबर ऑफ number of reflexive relation, number of reflexive relation, number of reflexive relation। ठीक है, मैंने क्या बोला था, हम दो वैरायटीज के बॉक्स यूज करने जा रहे हैं। इस वैरायटी का जो बॉक्स यूज कर रहा हूं, ये छोटा वाला, वो डायगोनल एलिमेंट्स को दर्शाएगा। ठीक है, ये n एलिमेंट्स, n डायगोनल एलिमेंट्स को दर्शा रहा है। ठीक है, और बड़ा वाला बॉक्स जो यूज कर रहा हूं, ये किसको दर्शा रहा है? डायगोनल को या तो ऊपर वाला एलिमेंट की बात कर लो, या डायगोनल की नीचे वाले एलिमेंट की बात कर लो। ठीक है माय फ्रेंड्स, इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है n स्क्वायर माइनस के n अपॉन में 2, और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या कितनी है? n। ठीक है, ठीक है, या इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि इसमें ना बस हमें बॉक्स एक बार बना लेते हैं अच्छे से, नाम को केवल चेंज करते रहेंगे। ठीक ना, नेम को केवल चेंज करते रहेंगे, फिर चॉइस होगी मल्टीप्लाई करके आंसर करेंगे। ठीक है, इसलिए बॉक्स थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा से बॉक्स बना हुआ होना चाहिए। यही बॉक्स बनाएंगे, लेकिन थोड़े और डिसिप्लिन वे में बनाते हैं, ताकि एक बार बॉक्स बना ले और फिर बॉक्स बार बार बनाना ना पड़े।
ये n एलिमेंट्स, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। डायगोनल का एलिमेंट जो है उसके पास दो ही चॉइस होती है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, ये जो चॉइसेस की बात कर रहा हूँ ना, अच्छा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम ये जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जिसमें जब उस रिलेशंस को आइडेंटिटी रिलेशन के साथ, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन उसका सबसेट हो जाए। मतलब रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव होने के लिए इट इज नेसेसरी दैट आइडेंटिटी रिलेशन मस्ट एग्जिस्ट। मतलब डायगोनल एलिमेंट के पास ना एक ही चॉइस है कि उसको आना ही पड़ेगा, उसके पास ये चॉइस नहीं है कि वो नहीं आएगा, ठीक है। उसको आना ही पड़ेगा, एक ही चॉइस है, और सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स को आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स को आना पड़ेगा, तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स के पास एक ही चॉइस है, उसको आना ही पड़ेगा। कितने चॉइस हैं? वन चॉइस, सिर्फ एक चॉइस है, एक चॉइस है। और ये वाली ना आने वाली चॉइस जो है, कोई चॉइस ना आने वाली चॉइस की बात हम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी डायगोनल एलिमेंट अगर नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया कि अब आइडेंटिटी रिलेशन उसका सबसेट नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन अगर उसका सबसेट नहीं है तो फिर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। इसलिए डायगोनल एलिमेंट को आना ही पड़ेगा और इसके पास एक ही चॉइस है। अच्छा, अब देखो, अब इसमें ना मान लो ए बी आ गया, ए बी आ गया और बी ए दोनों है, ए बी भी आ गया और बी ए भी आ गया, हमें कोई हर्जा नहीं है। रिफ्लेक्सिव को बस एक ही चीज से मतलब है कि भाई हमारे पास सिर्फ क्या क्या नहीं चाहिए, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आनी चाहिए, ठीक है। और डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को आनी ही आनी है, मींस उसके पास एक ही चॉइस है आने की, नहीं आने की चॉइस उसके पास नहीं है, सिर्फ एक ही चॉइस है। और इसमें देखो, ये आए, दोनों आ जाए, ए बी आए या बी ए आए, या ए बी आ जाए अब बी ए ना आए, ए बी आ जाए या बी ए ना आए, या ए बी ना आए और बी ए आ जाए, या ना ही ए बी आए ना ही बी ए आए। अब इसके पास कितने चॉइस है? चार चॉइस है इस एलिमेंट के पास, देखो ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो ए बी आए और बी ए दोनों आ जाए तो भी रिफ्लेक्सिव को कोई लेना देना नहीं है। ए बी आए या बी ए ना आए तो भी रिफ्लेक्सिव को कोई ऑप्शन, कोई लेना देना नहीं है। ए बी नहीं आए और बी आ जाए तो भी कोई लेना देना नहीं है। ए बी भी ना आए, बी ए भी ना आए तो भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसके पास चार चॉइस है। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है? अगर किसी भी काम करने का पहले एम तरीका है या एम चॉइस है, फिर एम तरीके से या एम चॉइस से काम कंप्लीट करने के बाद फिर उस काम को एन तरीके से करने की या एन चॉइस से करने की, तो टोटल एम इंटू एन वेज होता है।
इसी प्रकार m वेज हो या m चॉइस हो, n वेज हो, n चॉइस हो या n एंड फिर से बोल रहा हूं, देखो m वेज और m चॉइस एंड, n वेज और n चॉइस एंड, p वेज और p चॉइस, तो टोटल कितने हो जाएंगे m इंटू n इंटू p। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले कितने तरीके से, 4 तरीके से, इसके पास भी कितने ऑप्शन है 4, इसी प्रकार इसके पास भी कितने हैं 4, तो कितने चॉइस हो गए 4 गुने 4 गुने 4, कितनी बार 4 है 4 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन में 2, ये हो गया इधर का। इधर कितने चॉइस है 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 को n टाइम्स करेंगे तो कितनी आएगी 1 ही आएगी, तो 4 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 है तो 2 का स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस के n अपॉन में 2, 2 कट गया, यहां से आ गया 2 टू द पावर n इंटू n माइनस 1। माय फ्रेंड्स, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? काउंट कर ले, देखो द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेरे से पूछे तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होगा, देखो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की फॉर्मूला क्या हो गया 2 टू द पावर, ये जेईमेन में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक है, n इंटू n माइनस 1, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसको आप देखो, ठीक है, अब ना, अब ये फिगर ऐसे ही रहेगा, इसमें चेंजिंग करेंगे, यहाँ नाम चेंज करेंगे। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें समझ में आ गया, कितना था 2 n इंटू n माइनस 1, तरीका निकालने का आप समझ गए। अब आते हैं नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, अब नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन कर लिए फटाफट 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 इसको, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन टू द पावर n इंटू n माइनस 1 कैसे है, आप प्रूफ देख सकते हैं, ये लास्ट में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहां लगाए हैं, ठीक है। सबके पास 4 चॉइस था, टोटल उधर एलिमेंट था n स्क्वायर माइनस n बाई 2, इसलिए 4 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 हो गया है। डायगोनल के पास n एलिमेंट था लेकिन चॉइस सबके पास एक ही था, 1 1 1 ओके, n बार करेंगे तो 1 ही आएगा, दिस इनटू 1 दिस, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ओके ओके सर। अब अपने क्या करते हैं, नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि IA इंटरसेक्शन गिवन रिलेशन नल सेट आनी चाहिए, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन किसी भी कीमत पे नहीं आनी चाहिए। चॉइसेज उसके पास अभी भी एक है, पर किसकी चॉइस किसकी है, नहीं आने की चॉइस है, सारे के सारे एलिमेंट को नहीं आना है। तो चॉइसेस क्या है, अभी भी चॉइस इनके पास एक ही है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू टोटल n टाइम्स 1। अब इधर देखो, अब इधर तो अभी भी 4 चॉइस हैं सबके पास, A B आए B A ना आए उसे कोई लेना देना उसको नहीं है, A B आ जाए B A ना आए तो भी कोई लेना देना नहीं है उसको, A B ना आए B A आ जाए तो भी लेना देना नहीं है, A B और B A दोनों ना आए तो भी कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसके पास अभी भी 4 चॉइसेज हैं, और ये पूरा फंडामेंटल उसकी जो वर्क करेगा टोटल एलिमेंट कितना n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 इतने, और गुना करके ये आया, मतलब नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, इसकी फार्मूला यही है 2 टू द पावर n into n minus 1। My friend, are you all understanding? My friends, concentrate on board. Any doubt? Because रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या, दोनों में क्या डिफरेंस था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डायगोनल एलिमेंट के पास एक ही चॉइस था आने का, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में डायगोनल एलिमेंट के पास एक ही चॉइस है नहीं आने का, पर चॉइस दोनों में डायगोनल एलिमेंट का एक ही है, इसलिए 1 इंटू 1 इंटू 1 को n टाइम्स करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये चाहे रिफ्लेक्सिव हो या इररिफ्लेक्सिव हो, दोनों में 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे, अब थोड़ी छेड़छाड़ इधर करनी पड़ेगी। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक और बड़ा लिखते हैं,
सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब इसको नहीं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं, ये जो प्रोसेस करा था इसको भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको भी हमने रब कर दिया, ठीक। अब बारी आती है इसकी पोस्टमार्टम करने की। अब इसकी पोस्टमार्टम करते हैं, देखो इसकी जो पोस्टमार्टम करते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है कि अगर ए बी है तो बी ए को आना ही आना है। माय फ्रेंड्स, अगर ए बी है तो बी ए को आना ही आना पड़ेगा, ठीक है। और हम यहाँ ये नहीं बोल सकते हैं कि ए बी आ गया तो बी ए नहीं आ सकता है, या बी ए आ गया तो ए बी नहीं आ सकता है, ठीक है। ये दोनों चॉइस यहाँ से हटानी पड़ेगी क्योंकि इसकी गुंजाइश नहीं। अगर ए बी आ गया और बी ए नहीं आया तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा, या बी ए आ गया और ए बी नहीं आएगा तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो सिमेट्रिक होने के लिए या तो ए बी आए तो बी ए भी आए, या दोनों नहीं आए। माय फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड। ए बी आए तो बी ए तो आए ही आए, अगर ए बी ना आए तो बी ए भी ना आए। मतलब इसके पास दो चॉइसेज रह गए। अब इसके पास कितने चॉइसेस रह गए? अब दो चॉइस। इसके पास कितने चॉइस रह गए? दो चॉइस। बिकॉज क्या है चॉइस में? एक चॉइस है ए बी को अगर हम ओके कर रहे हैं तो बी ए को भी ओके करना पड़ेगा। अगर ए बी नहीं आ रहा है, तो बी ए को भी तो और बी ए आ रहा है तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर ए बी भी नहीं है और बी ए भी नहीं है तो फिर अपने को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ए भी ना आए और बी ए भी ना आए तो सिमेट्रिक रिलेशन पे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ए भी आए तो बी ए भी आ जाए तो सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा, इसके पास देखो आइडेंटिटी रिलेशन आए, मतलब ए वाले एलिमेंट आए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना आए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इसके पास दो चॉइस हो गए। पहले एक चॉइस था रिफ्लेक्सिव में कि आए ही आए, ये रिफ्लेक्सिव में एक चॉइस था नहीं आने का। इसमें चॉइसेज है आए तो भी ना आए तो भी, दो चॉइसेज हो गए, ठीक है। दो चॉइसेज इसमें भी हो गए, दो इसमें भी हो गए, दो इसमें भी हो गए। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे। देखो इसमें दो कितनी बार है? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 है। इसमें दो कितनी बार है? n बार है, मतलब 2 टू द पावर n। डायगोनल वाले एलिमेंट की वजह से कितना है? 2 टू द पावर n वेज इनटू 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू 2n 2 टू द पावर n square plus n upon 2, this is equals to n upon 2 n plus 1 to the power n by 2 of n plus 1 है, ठीक है। ये क्या आ गया इसका आंसर? इसका आंसर कितना आ गया? 2 to the power n into में n plus 1 upon 2 है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। सिमेट्रिक रिलेशन को काउंट कर लिए? यस सर, सिमेट्रिक को काउंट कर लिए। अब आते हैं एसिमेट्रिक पे, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्या बोला मैंने? डायगोनल पे जो भी एलिमेंट है आए या ना आए, दोनों चॉइस है।
अब जो डायगोनल के अलावे वाले एलिमेंट है हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं अपर ट्रायंगुलर वाले एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी संख्या n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 है। अब ये एलिमेंट इसमें क्या है, या अगर ए बी आए तो बी ए को आना ही आना पड़ेगा, या ये हो सकता है ना ए बी आए ना बी ए आए, बस यही दो चॉइस हो सकते हैं। अगर कहीं ए बी आ गया और बी ए नहीं आया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो यहाँ अलाउड नहीं है। अगर ए बी नहीं आया और बी ए आ गया तो वो ही यहाँ एक्सेप्टेबल और अलाउड नहीं है, इसलिए इसके पास सिर्फ दो चॉइस है इस बारी। इसके पास कितने चॉइस है, सब दो चॉइस है इस बारी, दो चॉइस। इस बार कितना चॉइस है, दो चॉइस। और ये कितनी बार हो जाएगी, टू इंटू टू कितनी बार, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2, यानी 2 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2। अब ये डायगोनल वाले की वजह से 2 टू द पावर n इनटू, ये अदर एलिमेंट की वजह से 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। फिर इसको प्रोसेस किए, अलजेब्रा लगाए, पावर ऐड हो जाता है जब बेस सेम होता है, तो n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, फिर 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n, तो 2n माइनस n हो गया होगा, n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2, फिर n कॉमन ले लिए, 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इस प्रकार से ये अपना हो गया, ठीक है। अब इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे एसिमेट्रिक रिलेशन। देखो एसिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, एसिमेट्रिक रिलेशन बोलता है ए वाली एलिमेंट हर हाल में नहीं आनी चाहिए, और अगर ए बी आ गया तो बी ए नहीं आनी चाहिए। अगर ए बी आ गया तो बी ए नहीं आनी चाहिए, और ए वाली एलिमेंट नहीं आनी चाहिए, मतलब डायगोनल वाली एलिमेंट नहीं आनी चाहिए। एक ही चॉइस है नहीं आने की, आने की चॉइस नहीं है इसके पास, मतलब बस इस बार अब एक ही चॉइस है, एक बार इसके पास अब एक ही चॉइस रह गया इस बार 1, और ये चॉइस किसकी है, नहीं आने की। भाई डायगोनल वाली एलिमेंट किसी भी कीमत पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब एक ही चॉइस रह गई 1 1 1। अब इधर देखो ए बी और बी ए किसी भी कीमत पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ए बी ना आए या बी ए आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी आ जाए और बी ए ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ए बी और बी ए दोनों ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें इस बार ये चॉइस जो है अलाउड नहीं है, इस बार ये अलाउड नहीं है, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। बाकी ये वाली अलाउड है, ये वाली भी अलाउड है, और ये वाली जो चॉइस है दोनों ना आए ये भी अलाउड है। मतलब इस बार है ना इसके पास कितने आ गए, 3 चॉइस आ गए। कौन कौन 3 चॉइस आ गए, कि ए बी आए और बी ए ना आए, बी ए आए और ए बी ना आए, या दोनों ना आए, मतलब ए बी भी ना आए और बी ए भी ना आए। 3 चॉइस हो गए। लेकिन ए बी और बी ए अगर आ गया फिर तो बवाल हो जाएगा, 3, ठीक है। अब इसको काउंट करते हैं, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार है, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 है, इधर 1 इंटू 1 इंटू 1 है, 3 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस के एन अपॉन 2। माय फ्रेंड्स ये क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 ही होगा। इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। 3 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2 इंटू 1, आंसर कितना आएगा, 3 टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन 2। माय फ्रेंड्स नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया। आर यू ऑल विद मी माय फ्रेंड्स, कम ऑन, नोट डाउन फ्रॉम बोर्ड, नोट डाउन करिए इसको आराम से। ठीक है, अब एसिमेट्रिक हो गया। एसिमेट्रिक का क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक। अब क्या लिखते हैं, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। देखो ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब एंटीसिमेट्रिक रिलेशन की क्या होता है, इसको मिटाते हैं, अब एंटीसिमेट्रिक काउंट करते हैं। देखो एंटीसिमेट्रिक बड़ी खतरनाक है। एंटीसिमेट्रिक क्या है, बहुत खतरनाक है। कैसे खतरनाक है उसको देखते रहो, एंटीसिमेट्रिक कैसे खतरनाक है। एंटीसिमेट्रिक क्यों खतरनाक है, जरा उसको देखो। देखो एंटीसिमेट्रिक क्यों खतरनाक है, बिकॉज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होता है माय फ्रेंड्स ऐसा रिलेशन जिसमें
क्या हो, ए बी और बी ए आए तो ए इक्वल्स टू बी हो जाए, ठीक है, ए बी और बी ए आए तो ए इक्वल्स टू बी हो जाए। मतलब ए आइडेंटिटी में अगर ए आइडेंटिटी एलिमेंट्स मतलब आई ए के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, नहीं आ रहे हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी क्या है कि अगर ए बी है और बी ए है तो ए इक्वल्स टू बी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ए बी अगर आ रही है तो बी ए ना आए, या बी ए आ रही है तो ए बी ना आए, या दोनों ना आए, ठीक है। ए बी और बी ए आ गए तो ए इक्वल्स टू बी आनी चाहिए, मतलब फिर तो वही वैल्यू होगी, डायगोनल वाली एलिमेंट हो जाएगी। अब इसमें भी ये चॉइस कटी हुई है, सबके पास कितने चॉइस है, 3 चॉइस है, सब में 3 है, इसमें 2 है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट आए तो भी कोई फर्क नहीं है, ना आए तो भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। देखो 2 टू द पावर n हो गया, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 3 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ये हो गया नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n स्क्वायर n अपॉन 2 हो गया। चैप्टर कंप्लीट हो गया, मतलब काउंटिंग रिलेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचा है, मुश्किल से 20-25 मिनट का मैं आज ही लेके रिलेशन चैप्टर को बाइंड अप कर देता हूँ, ठीक है माय फ्रेंड्स। ट्रांजिटिव रिलेशंस को काउंट करने का कोई मेथड्स नहीं है, तो बस मेथड्स रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक एंड इक्विवेलेंस रिलेशन के, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, मैं थोड़ी इसको रब करके एक मिनट में आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, इसको रब करके मैं आपको कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिखा के चैप्टर को बाइंड अप कर देते हैं, मतलब ये रिलेशन चैप्टर खत्म हो गई, ये समझ लीजिए आप। माय फ्रेंड्स थोड़े फास्ट हो जाते हैं बिकॉज फिर बैटरी का लफड़ा हो जाएगा, बैटरी वैल्यू कम है, जल्दी करते हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है। माय फ्रेंड्स ये 25 मिनट के लिए आप पूरी कंसंट्रेशन में आ जाओ, ठीक है। पार्टीशन से रिलेटेड मैं 2 कॉन्सेप्ट्स और करा रहा हूँ।
कॉन्सेप्ट है रिलेशन इंड्यूस्ड बाय अ पार्टीशन ऑफ सेट। कॉन्सेप्ट है रिलेशन induced by a partition of a set relation induced by a partition of a set। लिख रहा हूं मैं, इसमें बुक का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मुझे बुक का स्टेटमेंट है, इसको छेड़छाड़ करना मैंने समझा, बट एक एग्जांपल करूंगा, आपको समझ अच्छी आ जाएगी, ठीक है। एग्जांपल मेरे द्वारा क्रिएटेड है, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये बुक का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल मेरा अपना होगा, जिससे आपका ये स्टेटमेंट काफी क्लियर हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी पार्टीशन, corresponding to any partition of a set S, we can define a relation R. We can define a relation R in S by the requirement that X is related to Y if and only if X and Y belong to the same subset of S। belonging to the partitions। क्या लिखा मैंने? रिलेशन इंड्यूस्ड बाय अ पार्टीशन ऑफ ए सेट, जिसमें मैंने लिखा कि corresponding to any partition of a set S, we can define a relation R in S by the requirement that X related Y if and only if X and Y belong to the same subset of S belonging to the partition। ठीक है, हमने पार्टीशन क्या समझा? पार्टीशन और कुछ नहीं, जिस सेट का पार्टीशन है वो पार्टीशन उस सेट का सबसेट का कलेक्शन है जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दैट इज कोई भी दो सबसेट उस कलेक्शंस का ना ही आइडेंटिकल होना चाहिए, ना ही उसके कोई भी एक कोई एक भी एलिमेंट कॉमन होनी चाहिए उसमें। मतलब उस पार्टीशन एक ऐसा कलेक्शन है सबसेट का जिसके हर एक एलिमेंट्स डिसजॉइंट हैं एंड नॉन आइडेंटिकल है। दूसरी बात, वो जो पार्टीशंस में हमने सबसेट्स का कलेक्शन लिया है उसकी अगर यूनियन करेंगे तो पूरी की पूरी सेट मिल जाए। ठीक है, तो अब उसी सबसेट में
हमें क्या लेना है, एक्स एंड वाई कोई एक पर्टिकुलर सबसेट का एलिमेंट हो, ठीक है। अब देखो उसी को मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल 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 क्या है, ए क्या है, 3 3 6 9 24, ए बी, ठीक है। सी में 2 5 8 23, ठीक है। डी में डी नहीं, बस ए बी सी है, ठीक है। ए बी सी ये है, और एस क्या है अपना, एस क्या है, एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 25, ठीक है। तो देखो ये ए, ये ए, ये सी सेट और बी, ये इस एस का क्या है, सबसेट है। कैसा सबसेट है, जिसमें जो कि सारे के सारे डिसजॉइंट है। देखो ये कैसा सबसेट है, जिसमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के कॉमन नहीं है, साथ साथ सारे के सारे नॉन आइडेंटिकल हैं। और अगर आप इस ए यूनियन बी यूनियन सी कर दे तो हमें ये सेट एस मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस ए बी सी का जो कलेक्शन का जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, एस का एक पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ये लिखें, इसको हम और थोड़ा अच्छे से लिखें, क्या लिखें, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नल है। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, नल है। ए इंटरसेक्शन सी क्या है, नल है, ठीक है। ऐसा है। और ए बराबर नहीं बी है, नॉन आइडेंटिकल है। बी बराबर नहीं सी है, नॉन आइडेंटिकल है। सी बराबर नहीं ए है, नॉन आइडेंटिकल है, ठीक है। और तीसरा क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी हमें क्या दे रहा है, एस दे रहा है। और ये हमें मोटिवेट कर रहा है दैट कि इस सबसेट का कलेक्शन ए बी और सी क्या है, इज पार्टीशन ऑफ एस, इज partition of S, is partition of S, is partition of S। अब हम कुछ और एक दो अच्छे पॉइंट लिख रहे हैं। अच्छा, अब क्या लिख रहा हूँ, अब लिख रहा हूँ ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा उस कॉन्सेप्ट को यहाँ रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, देखो लिख क्या रहा हूँ, यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ। देखो क्या लिख रहा हूँ, इफ आर बी द रिलेशन, if R be the relation, if R be the relation, if R be the relation induced, if R be the relation induced by this, if R be the relation induced by this partition, if R be the relation induced by this partition, then we have x related y, x related y, if and only if
if and only if x and y belongs to same subsets either A, B and C. X and y, if and only if x and y belong, x and y belong to the same subset ABC. Same subset ABC. Same subset ABC. ठीक है, इसी को बोलते हैं रिलेशन इंड्यूस्ड बाय पार्टीशन ऑफ सेट। एक्चुअली ना जब, ठीक है, अब उतना डिटेल में नहीं जाओ, बस इतना समझ लो, फिर बोलेंगे और बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, क्वोशेंट सेट। क्वोशेंट सेट ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप मॉडल अलजेब्रा पढ़ोगे, क्वोशेंट ग्रुप या उसको फैक्टर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, सबसे टफ है। टफ इसलिए बच्चे क्वोशेंट सेट जानते नहीं है और सीधा क्वोशेंट ग्रुप पढ़ने लग जाते हैं। क्वोशेंट सेट, QUO, क्वोशेंट, क्वोशेंट सेट, क्वोशेंट सेट। ठीक है, क्वोशेंट सेट। क्वोशेंट सेट से पहले ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये $1 मिलियन थ्योरम, ठीक है, इसी को मैंने अभी तक कराया नहीं था। क्या कराने जा रहा हूं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर आते हैं उस पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, an equivalence relation R, an equivalence, an equivalence relation, an equivalence relation R in a non-empty set S in a non-empty set S determines a partition determines a partition of S, a partition of S, and conversely, a partition of S, a partition of S, and conversely a partition of S defines DEFI, and yes, partition defines an equivalence relation and equivalence relation in S. Relation in S.
S, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। An equivalence relation in a non-empty set S determines a partition of S, and conversely a partition of S defines an equivalence relation in S, ठीक है। अब पार्टीशंस जो इक्विवेलेंस रिलेशंस करता है उसको इन S, दैट इज नथिंग बट द रिलेशन इंड्यूस्ड बाय पार्टीशन ऑफ ए सेट। हमने जो रिलेशंस का जो 3A लेक्चर बनाया है उसमें मैंने पूरी की पूरी पार्टीशंस को डिटेल में समझाया है, ठीक है। वहां मैंने ये बोला है कि इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन एनी सेट splits द सेट इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। वहीं से पार्टीशन का कॉन्सेप्ट हम भी मतलब पार्टीशन का काउंटिंग ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हम पार्टीशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जितने पार्टीशंस होंगे उतने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पार्टीशन से रिलेशन को पैदा किया जिसको बोले रिलेशन इंड्यूस्ड बाय पार्टीशन ऑफ ए सेट। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पे आगे ये बोल रहा है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए नॉन एम्प्टी सेट S डिटरमाइंस अ पार्टीशंस ऑफ S एंड कन्वर्जनली अ पार्टीशन ऑफ S डिफाइंस या डिटरमाइंस एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन S, ठीक है। उसको मैं मिटा रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चन सेट कराता हूँ और 15-20 मिनट के बाद लेक्चर को बंद कर देंगे और रिलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस बार सीधा टेस्ट आएगा रिलेशन का। एक टेस्ट है रिलेशन का, 30 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा, फिर उसका डिस्कशन करूंगा, फिर रिलेशन बाइंड हो जाएगा। बिकॉज रिलेशन में नंबर थ्योरी में सेट थ्योरी मुझे बहुत ज्यादा मेहनत इसलिए करना पड़ता है बिकॉज मार्केट में कोई कंटेंट है नहीं इस पे, ठीक है। तो मुझे खुद से क्वेश्चन बनाने होते हैं, खुद से कॉन्सेप्ट्स को लेके फिर सारे कुछ, फिर जेई के पैटर्न को देखने होते हैं, फिर बिकॉज जेई से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं बट जेई अपना अप्रोच इधर की तरफ बढ़ा रहा है धीरे धीरे। हो सकता है इस साल जेई में 5-7 क्वेश्चन आ जाए, कोई ठीक नहीं है। क्वेश्चन सेट क्वेश्चन सेट let S be an non-empty set. Let S be any non-empty let S be a non-empty set and let R be an equivalence relation defined in S. Let R be an equivalence. R be an equivalence relation defined in S. A set of mutually disjoint equivalence classes. The set of mutually disjoint equivalence classes in which S is partitions respectively. The set of let S be a non-empty set and R be an equivalent relation defined in S. The set of mutually disjoint equivalence classes in which S is partitioned, ठीक है। In which S is partitioned relatively to the equivalence relation R. The set of mutually disjoint equivalence classes. In which S is partitioned
partitioned relatively to the equivalence relation R. Equivalence relation R is said to be the quotient set of S, quotient set F for the equivalence relation. Equivalence relation. Equivalence relation R and is relation R है, ठीक है। अब ये देखो क्वोशेंट सेट इज नोटेड बाय क्वोशेंट सेट इज नोटेड बाय quotient set is denoted by S upon R or by S bar. ठीक है। एस बाय आर का मतलब हुआ एस, इस पे जो रिलेशन डिफाइंड है दैट इज आर, और आर रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। जैसे तो क्वोशेंट सेट ऑफ आई फॉर द इक्विवेलेंस रिलेशन कन्वर्जेंस मॉडल ऑफ 5। एक्चुअली मैं इसमें कन्वर्जेंस मॉडल ऑफ 5 को डील करते आ रहा हूँ, एग्जांपल भी उसी से रिलेटेड दे रहा हूँ। दी quotient set of I for the equivalence relation convergence model of 5 convergence modulo 5 या इसको रेसिड्यू मॉडुलो 5 भी बोलते हैं। रेसिड्यू मॉडुलो 5 बोलो या कन्वर्जेंस मॉडुलो 5 बोलो। इज द सेट I upon R, I upon में R, I upon में R, this is equals to I naught, I1, I2, I3, I4, ठीक है। अब आर क्या था? आई बाय आर, इसको बोलते हैं 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये है 4, ठीक है। हो गया, क्वेश्चन सेट हो गया। एक और कॉन्सेप्ट है माय फ्रेंड्स, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, उस पे एग्जांपल है, ठीक है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
उसका लेक्चर को बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। Partial order relation. Partial order relation. Partial order relation. Partial order relations, ठीक है। A relation R in a state S, a relation R in a set S, in a set S is called a partial order relation. Partial order relation. If and only if it satisfies if and only if it satisfies the following three conditions. The following three conditions. Three conditions. पहला, A related with A for all A belongs to S, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। दूसरा, A रिलेटेड है B से, implies and reverse implies B रिलेटेड होना चाहिए A से फॉर ऑल A, B belongs to S, इसको बोलते हैं सिमेट्रिसिटी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ये गलत होगा। फॉर ऑल A belongs to X, या ये दे दो, एंड दे दो, ठीक है। यहाँ पे ये है एंड implies A equals to B, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटीसिमेट्रिक, इसको बोलते हैं एंटीसिमेट्री, ये क्या है? एंटीसिमेट्रिक है। तीसरा क्या है हमारे फ्रेंड्स? तीसरा क्या है? A related to B and B related to A implies A related to C ट्रांजिटिविटी, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिविटी। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चंस करते, ठीक है। एग्जांपल बहुत अच्छा सा है, इसको
इसको डील कर लेंगे। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन द सेट n, in the set n of natural numbers natural numbers, the relation are defined by A related B if and only if A divides B, A divides B is a partial order relation. Is a partial order relation ये क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इस क्या है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है। In the set n of natural numbers, the relation R defined by related to B, A divides B is a partial order relation. इसका आंसर करो। देखो तो देखो जो भी n क्रॉस n के, चूंकि रिलेशन R डिफाइंड है, R क्या होगा? सबसेट होगा। किसका होगा? n क्रॉस n का सबसेट होगा। तो अब हम जानते हैं कि A कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज सिंस A डिवाइड्स A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N। ठीक है। इसके वजह से ये क्या हो गया? इसकी वजह से ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। 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 अब देखो A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड अगर B कॉमा A बिलोंग्स टू R कर दें, ये तभी पॉसिबल है, इंप्लाइज A इक्वल्स टू B। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि A अगर B को डिवाइड कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एंड B भी A को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज A इक्वल्स टू B बिकॉज इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर division is defined only when dividend is integral multiple of divisor। तो A अगर B को डिवाइड कर रहा है तो B क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है A का। B इक्वल्स टू क्या होगा? NA होगा। B इक्वल्स टू NA होगा। और अगर मान लेते गुजर के लिए N1A कर देते हैं, N1A कर देते हैं। ठीक है। और A इक्वल्स टू B डिवाइड्स कर रहा है A को, तो इसका मतलब A इक्वल्स टू N2B होगा। N2B होगा। अब इसको उठा के इसमें रख देते हैं तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N1 N2 टाइम्स B। यहां से आ गया N1 N2 इक्वल्स टू 1। अब N1 N2 क्या है? नेचुरल नंबर है। कोई भी दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू 1। N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू 1। तो N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहां से आ गया B इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा B इक्वल्स टू A, यहां से आ गया A इक्वल्स टू B। माय फ्रेंड्स कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हमें प्रूफ कर दिया। ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक। ये क्या है? एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक। ठीक है। अब आते हैं बात किस पे? ट्रांजिटिविटी पे। देखो एक ये प्रूफ हो गया, एक ये प्रूफ हो गया। ठीक है। एक ये प्रूफ हो गया। ठीक है। एक और प्रूफ करने जा रहा हूं। तीसरा प्रूफ क्या है? ट्रांजिटिविटी।
ट्रांजिटिविटी देखो, ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एंड बी डिवाइड कर रहा है सी को, दिस इंप्लाइज ए डिवाइड्स सी। 5 अगर 10 को डिवाइड कर रहा है, 10 20 को करेगा डिवाइड, तो 5 ऑलरेडी है, 20 को डिवाइड करेगा ही करेगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिविटी। और कोई रिलेशन जो ट्रांजिटिव, और साफ में लिख लेंगे ट्रांजिटिविटी, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी जब भी कोई रिलेशन आर जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस के एक एग्जांपल भी कर लिए। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी, दैट्स रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। उसको मैंने प्रूव भी कर दिया। रिफ्लेक्सिव होता है, इस प्रकार से एंटीसिमेट्रिक होता है, और इस प्रकार से वो ट्रांजिटिव होता है। नोट डाउन फ्रॉम बोर्ड, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द रिलेशंस। अब एक लेक्चर आएगा टेस्ट का डिस्कशन। मैं बहुत जल्दी टेस्ट अपलोड करने वाला हूं। देखो, टेस्ट जो है 30 क्वेश्चंस के टेस्ट होंगे, 90 मिनट्स होगा उसकी टेस्ट ड्यूरेशन। जब भी देखो, मैं टेस्ट अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करूंगा, ठीक है। आप अपना घड़ी देख के ईमानदारी पूर्वक 30 मिनट टाइम को, वो 1 घंटा 30 मिनट मतलब 90 मिनट का होगा टेस्ट। 90 मिनट देख लेना, घड़ी देख के आंसर करना। टेस्ट में विद इन 3 डेज अपलोड करूंगा। जब टेस्ट अपलोड करूंगा उसके 7 दिन के अंदर सॉल्यूशन वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। अभी 7 दिन ले रहा हूँ, बाद में टेस्ट जिस दिन अपलोड होगा उसको 3 डेज के अंदर उसके डिस्कशन का वीडियो आ जाएगा। अभी जो है फिलहाल 7 दिन का टाइम लेंगे, ठीक है। ओके, दिस इज द लास्ट। इसी प्रकार से अपना रिलेशन टॉपिक खत्म हो गया और फंक्शन शुरू हो गया। ओके, ऑल राइट, थैंक यू।